गुड इवनिंग भाई सभी को। देखिए बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा है ना, उसको पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लें जितना अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, और फिर उसके बाद हम आगे की कहानी के बारे में बात करें। तो देखिए, चैप्टर हमारा चल रहा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हम ये बातें कर रहे थे कि पहले कहानी किस तरह की हुआ करती थी, पहले चीजें किस तरह से हुआ करती थी, और उनको हमें जो है देखना था। अब याद होगा आपको, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। बिफोर अगर हम बात करें, अंग्रेजों के आने से पहले भारत कैसा था? तो भारत एक ऐसा देश था जहां एग्रीकल्चर मतलब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उनके जीने का जरिया था। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है इंडिया की, वो बहुत आगे थी, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जो है ये आगे थी, है ना। यहाँ का कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, इन सभी चीजों में बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो चल रही थी। आजादी के समय से पहले जब अंग्रेज भारत रहे, ठीक है, तो उस समय क्या था, वो लोग अपनी पॉलिसीज उन्होंने ऐसी बनाई कि इंडिया से वो क्या करते थे, सिर्फ रॉ मटेरियल ले जाते थे और अपने देश से फिनिश गुड्स बना करके इंडिया लेकर आते थे। तो इस तरह का काम जो है अंग्रेज किया करते थे। उसके बाद हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी में जो टॉपिक है हमारे, उनको 5 अलग अलग जो है हमारे 6 अलग अलग टॉपिक्स में हमें देखना था। तो एग्रीकल्चर हम डिस्कस किए हैं, इंडस्ट्री के बारे में, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशंस और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स, ये 5 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लास्ट वो हमारा रह गया है ना, तो उसकी तरफ हम धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। याद होगा आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमने बात किया था कि 80 to 85% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। और एग्रीकल्चर के फीचर्स की अगर हम बात करें तो लो प्रोडक्टिविटी हुआ करती थी। लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी? क्योंकि यहाँ इंडिया में जो है कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं बिल्कुल नहीं थी, पुरानी थी सब, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कोई खर्चा नहीं कर रहे थे। लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट, मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही थी, क्योंकि ओनर जो है, मालिक जो हुआ करता था जमीन का, वो अलग होता था, टेलर जो फार्मर है वो अलग हुआ करता था। तो ओनर जो है सारा आउटपुट एंजॉय करता था, पूरी मेहनत, पूरा कॉस्ट सब जो है वो टेलर अपने एंड पे लगाता था। तो ये बड़ा समस्या का विषय था। फिर लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, मतलब इंद्रदेव के भरोसे रहना पड़ता था, बारिश होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई पता नहीं, है ना। सीजन में हो रही है, जब होना है तब नहीं होना है, तब हो रही है, तो कुछ गारंटी जो है वो नहीं होती थी। तो बहुत ज्यादा जो है किसानों को समस्या आती थी। फिर सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, मतलब क्या हुआ कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, पता है क्या हुआ था? जो जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान जो है, ठीक है, और ये दो हिस्से हुए इसके, ठीक है, नहीं गलत बन गया क्या, हाँ, पाकिस्तान और इंडिया दो हिस्से हुए इसके, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले जब लोगों के पास क्या होता था, किसी के पास मान लो कोई रामू है, कोई एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, उसकी जमीन यहाँ पर है, उसकी कुछ जमीन यहाँ पर है, कुछ जमीन यहाँ पर है, मतलब समझ रहे हो क्या होता था? पहले एक ही जगह सबकी जमीन नहीं होती थी, अलग अलग जगहों पे जो है लोगों के पास जमीन हुआ करती थी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले किसी की जमीन यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो इस तरह से जो है जमीन हुआ करती थी। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती थी ऐसे मैनेज करने में। तो कुछ जमीन तो उसकी बच गई, कुछ जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। तो जितनी जितनी जमीन जिसकी पाकिस्तान गई, ठीक है, वो पूरा नुकसान उसको हो गया, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी को वो नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि जो पाकिस्तान जमीन गई है, ठीक है, जितना हिस्सा पाकिस्तान गया है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्टाइल लैंड जो है वो हमारे हाथ से चला गया है, ठीक है। अब ठीक है, अब कुछ कह नहीं सकते उस विषय पर, बहुत पुरानी बातें हैं वो, है ना। कुछ लोगों की समझदारी और मूर्खता के कारण बहुत नुकसान हुआ है देश को, है ना। चलिए खैर, कॉजेस, कारण क्या थे बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के? तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम की हमने बात की है, इसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर जो है जमींदार होता था, वो पैसे देता था या अपनी जमीन देता था काम करने के लिए, ठीक है। फिर उनसे रेंट जो है लिया करता था फार्मर से, है ना, रेंट लिया करता था, और मतलब कुछ लिमिट नहीं थी, जितना मन कर रहा है उतना वो उनसे जो है रेंट ले रहा है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं थी। एज मच एज, फिर गलत लिखो, एक्सट्रैक्ट एज मच एज रेवेन्यू फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल, मतलब जो टिलर फार्मर उस जगह पे काम कर रहा है, रेंट पे लेके काम कर रहा है, उससे कितना भी रेवेन्यू ले रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं था, ठीक है। तो अब उसको काम चलाना है तो बेचारा वो काम करेगा, ठीक है। ये सब बातें हमने पढ़ी थी। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा था हमने, याद होगा कि फूड क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे, वहां से कैश क्रॉप्स की तरफ चले गए, ठीक है।
कैश क्रॉप्स की तरफ चले गए फार्मर्स। फायदा क्या था कि यहाँ से ज्यादा पैसा कैश क्रॉप में था, ठीक है, कम समय में बन के तैयार हो जाती थी, एडवांस में पैसा मिल रहा है बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है होने लगी, है ना। और ज्यादातर जो है इंडिगो प्रोड्यूस करने की बात यहाँ पर आती है, ठीक है। इन सभी के साथ साथ ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये चीजें प्रोड्यूस करवा रहे थे क्योंकि उनको इन चीजों में फायदा था, ठीक है। तो इस तरह से जो है कहानी चलती रही। फिर और इम्पैक्ट क्या हुआ एग्रीकल्चर का, इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन, तो वो हमने बात की। पार्टीशन का एक इम्पैक्ट क्या हुआ कि ड्रास्टिक फॉल हो गया एग्रीकल्चर में। क्यों हो गया था? क्योंकि पाकिस्तान जो है जमीन चली गई। जो पाकिस्तान जमीन चली गई तो हमारे यहाँ अनाज कम पड़ने लगा, ठीक है। पहले मान लो 100 केजी हो रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो अब 80 केजी हो रहा है क्योंकि कुछ जगह हमारे पास नहीं बची। तो उस कारण से फूड प्राइसेस जो हैं, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए थे, बढ़ गए थे। तो ये समस्याएं जो है उस समय हो रही थी, लोगों के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे, ठीक है। लो इन्वेस्टमेंट, मतलब ब्रिटिशर्स जो है बिल्कुल एग्री नहीं थे, कहीं से कहीं तक तैयार नहीं थे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो सिर्फ कमर्शलाइजेशन करने में लगे हुए थे, बाकी वो इंडियन एग्रीकल्चर को डेवलप करने पे उनका कोई ध्यान नहीं था, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न जो है ना वो चेंज कर दिया था उन्होंने, फूड क्रॉप से लेकर कमर्शलाइजेशन कर दिया। तो इस पर उन्होंने ध्यान दिया, इन्वेस्टमेंट पे कभी ध्यान नहीं दिया। फिर आपको याद होगा हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात की थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था? डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि टैरिफ पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन हो गया। टैरिफ पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन मतलब ब्रिटिशर सारा मटेरियल अपने घर ले जाते थे, मतलब इंग्लैंड ले जाते थे, और इंडिया जो है कहीं दूसरे देश से एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता अगर, तो उससे हैवी टैक्सेस लिए जाते थे। तो ये प्रॉब्लम थी। ब्रिटेन से जो गुड्स बन के आ रहे थे, इंग्लैंड से जो बन के आ रहा था, वो बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हो आप, जो है सस्ता हुआ करता था क्योंकि मशीन मेड गुड्स थे, तो लो प्राइस हुआ करती थी उनकी। और जो चीजें आप इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो हैंडमेड थी वो, ठीक है, हाथ से बनी हुई थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो काम कर रही थी, तो मशीन मेड गुड्स के कंपैरिजन में वो महंगी होती थी, लोगों ने वो लेना छोड़ दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको महंगा पड़ रहा था, ठीक है। लोगों ने टेस्ट बदला है ना। जैसे वो एग्जांपल जो हमने लिया था धोती कुर्ता जो है, उससे पैंट शर्ट पे धीरे धीरे करके शिफ्ट होने लगे, तो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाने लगे लोग। तो इससे भी जो है इंडियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होने लगी, तो बड़ा समस्या थी। एनकरेजमेंट नहीं था इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को। याद होगा आपको राजा महाराजा जो है पहले के टाइम में एनकरेज किया करते थे, अगर आप कुछ अच्छा बना रहे हो तो गिफ्ट दिया करते थे बदले में। ब्रिटिशर्स को इस चीजों से कोई लेना देना नहीं था, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ये सब समस्याएं होने लगी। स्लो ग्रोथ था इंडस्ट्रीज का, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनकी स्लो ग्रोथ थी, ठीक है। लूप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब 19 सेंचुरी में सेकेंड हाफ जो था उसका, ठीक है, मतलब 1950 के बाद, 1950 के बाद की बात हो रही है, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज धीरे 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 करके आने लगी, ठीक है, लेकिन लैक ऑफ कैपिटल गुड्स था, मतलब मशीनें, टेक्नोलॉजी जो है, इक्विपमेंट्स, इतने सब चीजें नहीं थे, तो ये प्रॉब्लम थी। थोड़ा बहुत जो काम हो रहा था उससे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, ठीक है। मतलब जैसे मान लो ये केक है पूरा, ठीक है, जीडीपी ये पूरा केक है मान लो, ठीक है, इसमें एक छोटा सा हिस्सा जो है ना, बहुत छोटा सा हिस्सा, वो बस इंडस्ट्री से आ रहा था, ठीक है, वो छोटा सा हिस्सा जुड़ करके ये केक पूरा बना था। तो वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, ठीक है। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब पब्लिक सेक्टर कुछ ही चीजों में ध्यान दे रही थी। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, इन्हीं चीजों में अटकी पड़ी थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी, कुछ सोच ही नहीं रही थी। फॉरेन ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा था कि इंडिया से जो है रॉ मटेरियल ले जा रहे थे इंग्लैंड, वहां से फिनिश गुड्स ले आते थे, ठीक है। इंडिया जो है ये सब चीजें जो लिखी हुई हैं, इन सब चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। और ब्रिटेन से जो है फिनिश गुड्स बन के क्या क्या आ रहे थे? कॉटन आ गया, सिल्क आ गया, वुलन क्लॉथ्स आ गए, ठीक है, पूरा एक ही है, कैपिटल गुड्स आ गए, है ना, ये सब चीजें वहां से बन के आ रही थी। तो इस तरह से जो है सब चीजें बदलती रही। मोनोपोली कंट्रोल, मतलब जो ट्रेड हो रहा है वो सिर्फ इंग्लैंड से होगा, कोशिश ये करते थे वो लोग, ठीक है। बाकी किसी और से ट्रेड हम थोड़ा बहुत कर पाते थे, चाइना, श्रीलंका, ईरान वगैरह से बहुत, मतलब ना के बराबर, ठीक है। जो एक्सपोर्ट होता था, मतलब ज्यादा चीजें इंडिया में प्रोड्यूस होती थी, सोने की चिड़िया था सर देश, ठीक है। तो ज्यादा चीजें हम प्रोड्यूस करके और लोगों को बेचते थे, तो उससे जो हमें फायदा होता था वो इंडिया तक आने की जगह ब्रिटिशर्स बीच में उसका जो है फायदा उठा लेते थे, तो बहुत मिसयूज करते थे, अपने लिए इस्तेमाल करते थे उसको। डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी? हाई डेथ रेट, बर्थ रेट की बात की हमने, ठीक है। तो डेथ रेट, पहले बर्थ रेट कितना था? पहले बर्थ रेट था 48 पर 1000,
ठीक है। अभी जो है 19 पर 1000 है। डेथ रेट जो है वो 40 पर 1000 से अभी जो है आपका 7.3 7.4 जो है पर 1000 है डेथ रेट, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पहले 100 बच्चे पैदा, मतलब 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 218 उसमें से मर जाते थे। अभी 1000 पैदा हो रहे हैं तो 37 उसमें से जो है उनका मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो इतने बच्चे मर रहे हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम है, ठीक है। तो ये सीन रहा, ठीक है। मतलब क्योंकि ये क्यों हुआ, इम्प्रूव क्यों हो पा रहा है, बिकॉज जो मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह वो सब धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो इस कारण ये सब चीजें हो रही। लिटरेसी रेट देखो आप, हमने बात की थी कि जो व्यक्ति 7 साल से ऊपर का लिख और पढ़ सकता है वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, हमारे हिसाब से, ठीक है। और पहले के समय में सिर्फ 16% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे थे उस समय, जिसमें से भी 7% फीमेल थी, ठीक है। तो मतलब रिमेनिंग 9% जो है वो मेल थे, ठीक है। ये मेल थे, ये फीमेल थे। तो इस तरह से सिस्टम था। अभी देखो तो 77.7 समथिंग ये सिचुएशन है, ठीक है, इतना, ठीक है, 77.7, जिसमें भी सबसे आगे अभी मान लो केरला है और बिहार शायद सबसे पीछे है। लेकिन पता आपको देश में जो बहुत बड़े पद पे अधिकारी IAS सबसे ज्यादा इसी राज्य से निकलते हैं, ठीक है। ये उन सबसे ज्यादा जिससे IPS बनते हैं उनमें से एक बहुत मतलब राज्य है ये, बिहार, यूपी, इन्हीं क्षेत्रों के लोग सबसे ज्यादा जो है पदों पर हैं, ठीक है। और लिटरेसी रेट सबसे कम है, आप देखिए, है ना, मतलब कितना चीजें अलग है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करें तो लगभग एवरेज लाइफ पहले लोगों की 44 ईयर्स होती थी, आज के टाइम में 67 ईयर्स है ना। उसके बाद पुअर स्टेट एंड हेल्थ फैसिलिटीज, तो ये सब चीजें जो है अपनी जगह पर है कि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा और अगर पॉइंट जोड़ना है आपको तो पॉवर्टी की अगर मैं बात बताऊं आपको, है ना, भारत देश में गरीबी का जो स्तर है बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था। मतलब आप ये समझिए कि 50 से 60% लोग, ठीक है, कोई बहुत बड़े आंकड़े नहीं है यार, नॉर्मल है इतने, ठीक है, लगभग इतने लोग जो हैं भारत देश में गरीबी की चपेट में हुआ करते थे उस समय। तो ये सब चीजें वाकई में ये सब चीजें बहुत कठिन होती थी, ठीक है। मतलब समझ रहे हो आप, आधे से ज्यादा की आबादी जो है वो गरीबी से जूझ रही थी। ये जो है भारत की सच्चाई रही है एक समय में, है ना, जब भारत इन दिनों लड़ रहा था, ठीक है, आजादी के लिए। तो ये सब चीजें जो है हमने देखी है। इसके बाद मतलब 5-6 बातें ये पॉइंट है यहाँ पर, है ना। उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी, किस किस व्यवसाय में कितने कितने लोग जो हैं वो इन्वॉल्व है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, आपको याद होगा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है आपका, सॉरी, एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी होता है, और टर्शरी सेक्टर जो सर्विस वाला होता है आपका। तो लगभग जो है आपके 70-75% लोग जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हुआ करते थे, ठीक है। 1950s के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेकेंड हाफ की बात कर रहा हूँ 90s के। तो और 10% के आसपास लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, और 15 के आसपास जो है आपके लोग किसमें हुआ करते थे, सर्विस सेक्टर में, है ना। इन एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या आता है, जो फिशिंग और ये सब चीजें सब समझते हो आप, ठीक है। ये सब चीजें इसमें आती हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब पूरा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग में आता है, इंडस्ट्रीज आती है जहाँ कॉटन, शर्ट, है ना, मतलब ये कन्वर्ट किया जा रहा है, वीट से बिस्किट बनाया जा रहा है, इस तरह की चीजें सब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में आती थी। आयरन से स्टील बना रहे, ये सब चीजें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में आती। सर्विस में आता बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीजें आती। तो इतने इतने करके लोग जो है उस समय लोग काम क्या करते हैं। आज के टाइम में लगभग 50% लोग अभी भी एग्रीकल्चर में, करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, ठीक है, अराउंड 27% के समथिंग लोग जो है आज के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, और 23% के आसपास लोग जो है सर्विस सेक्टर में। ये अभी के आंकड़े बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 2017 के आसपास के फिगर है ये, ठीक है। तो इस तरह से मतलब समझ सकते हो आपके सिनेरियो कितना बदला है ना। लोग एग्रीकल्चर से निकल के सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कितने ज्यादा गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आने वाले टाइम में और चेंजेस देखेंगे हम लोगों को, है ना। रीजनल वेरिएशंस की अगर हम बात करें बेटे, तो आप देखिए कि इंडिया में ज्यादातर लोग उसी समय से धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर से अलग होना शुरू हुए, क्योंकि एग्रीकल्चर में हालांकि बहुत लोग काम करते थे, है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब ये कुछ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, ये पूरे स्टेट्स के लोग जो है, और बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, ये क्षेत्र जो है, ठीक है,
इन सभी इलाकों के लोग धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर से हटके दूसरे जो सेक्टर थे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, वहां पर धीरे धीरे करके जो है अपना शिफ्ट होने लगे थे। तो ये सारी बातें आपको याद होगा, हमने अभी तक जो है इस चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमें आज शुरू करना है वो हमारा यह है इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहा, ठीक है, ब्रिटिश जब रूल था, है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है, पिछले 1-2 सालों से क्वेश्चन देखा जा रहा है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे इसको, है ना। सबसे पहले रोड, ठीक है, रोडवेज की हम बात कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, है ना, तो देखो आपको पता है इंडिया की सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी उस टाइम, है ना। बहुत ज्यादा मतलब क्या, कुछ भी ऐसा अलग नहीं था, लोग अपना बस जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है, सर्वाइवल के लिए जी रहे थे, मतलब इतना समझो। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अब एक तरह से बिजनेस ही तो करने आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, और वही कर रहे थे वो। यहाँ के रॉ मटेरियल जो है वो लेते लेते अपना जो है इंग्लैंड में ले जा रहे थे, और क्या नहीं कर रहे थे, बिजनेस ही कर रहे थे वो, इसके अलावा कुछ नहीं था उनका, ठीक है। ऐसे ही करते करते उन्होंने जो है पूरा गवर्नमेंट जो है स्थापित कर दी, और अब काम करने लगे, इस तरह से चल रहा था उनका। तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए ये सब चीजें जो है करना शुरू किया, रोडवेज बनाए इंडिया में, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्ट किए, ठीक है, ठीक है। रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर बिल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी। देखो 2-3 बातें होने वाली हैं यहाँ पर, सुनते जाओ। मोबिलाइज, मोबाइल वर्ड का मतलब आपको शायद पता हो। मोबाइल वर्ड का मतलब होता है जो एक से दूसरी जगह जिसको है ना ले जाया या लाया जा सके, ठीक है। मोबिलाइजिंग का मतलब क्या है, आर्मी जो थी ब्रिटिशर्स की, इंग्लैंड की जो आर्मी थी, उसको जो है इंडिया में, वहां से इंडिया में अलग अलग कोने तक, अलग अलग जगहों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए रोड्स बनाए गए, ठीक है। क्योंकि कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थे, है ना, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थे कि कैसे जाना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करना है, ये चीजें नहीं थी। तो इंडिया में तो मोबिलाइज, आर्मी को पूरे भारत में फैला दिया जाए इंग्लैंड की, इसके लिए रोड बनाने शुरू किए उन्होंने, पहला ऑब्जेक्टिव ये था। और क्या किया, ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट टू सेंड दीज टू इंग्लैंड, ठीक है। अब देखो कैसे काम किया, जैसे मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में कोई छोटे छोटे गांव है, ठीक है, उन गांव से रोड जो है इन्होंने क्या किया, एक शहर तक लेकर आए, उस शहर से लेकर आए एक जो कोई रेलवे स्टेशन होगा वहां का, ठीक है, वहां तक इन्होंने रोड कनेक्ट की। रेलवे स्टेशन से फिर हम इन्होंने रेल बनाई यहाँ से, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और रेल कहाँ तक बनाई, जहां जैसे ये सी है, यहाँ समंदर है, ठीक है, ये समुद्र है, तो यहाँ पर ये रेल यहाँ तक आई, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, कि इन्होंने पूरा जो है नॉर्थ इंडिया का पूरा बेल्ट देख लो, साउथ इंडिया का, है ना, हर जगह से ये जो है सिर्फ रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में लगे थे। पूरा रॉ मटेरियल, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई गांव है, ठीक है, एमपी का गांव है जैसे अपना, ठीक है, सबको बताइए, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे भिंड है, ठीक है, वहां से इन्होंने लिया क्या, रॉ मटेरियल, वहां से रोड रोड बनाई इन्होंने, ठीक है, कहाँ तक, ग्वालियर तक, ठीक है, ग्वालियर तक इन्होंने रोड बनाई। अब ग्वालियर से इन्होंने रेलवेज बनाया कहाँ तक, मुंबई तक, ठीक है, मुंबई तक। मुंबई से इन्होंने बनाया समुद्री, ठीक है, सीवेज बनाया इन्होंने, ठीक है, समुद्री मार्ग, जहां से फिर वो इंग्लैंड तक जो है पूरा मटेरियल ले जा रहे थे। इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया, पूरा एक चेन बनाई, ठीक है। सबसे पहले रोड बनाई, छोटे छोटे जो गांव थे, कस्बे थे, ठीक है, छोटे राज्य जो थे, उनको एक बड़े राज्य से जोड़ा रोड के माध्यम से, ठीक है। रोड के माध्यम से जोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, उस एक जगह को, ठीक है, जहां तक इनकी रोड आ रही थी, उसके बाद उन्होंने उसको कनेक्ट किया बड़े राज्य तक, या उस जगह तक जहां से समुद्र जो है बहुत नजदीक पड़ रहा था इन्हें, ठीक है, समझ रहे हो, वहां तक कनेक्ट किया, क्योंकि वो पोर्ट्स जो है इनके, जहां इन्होंने बना रखे थे, ठीक है, या इंडिया में जो पोर्ट थे, मुंबई, ठीक है, आपको पता है ये चेन्नई, ठीक है, तो ये पूरा जो इलाका हुआ करता था, गुजरात का भी कुछ हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्ट किया किसको, बड़े स्टेट्स को, जहां से समुद्र पास में था, पोर्ट जहाँ थे, वहां से फिर सीवेज बनाए, ठीक है, और समुद्री रास्ते से वो पूरा मटेरियल जो है इंग्लैंड ले जा रहे थे। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग की। तो सबसे पहले रोड बनाए, क्यों, पहले तो आर्मी को अलग अलग जगहों तक पहुंचाओ, ठीक है, क्योंकि वही जो है ना, मार पिटाई करेगी, लोगों को परेशान करेगी, धीरे धीरे उनसे सब इकट्ठा करेगी और आगे फॉरवर्ड करेगी मटेरियल लेकर। तो क्या किया इन्होंने, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ,
ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। अब वहां से, उस जगह से रोड बनाई कहां तक, जो भी उस जगह के पास में रेलवे स्टेशन होगा। पहले हर जगह रेलवे स्टेशन थोड़ी थे, कुछ ही जगहों पर रेलवे स्टेशन हुआ करते थे। तो उन रास्तों को, उन रोड को बना करके वहां का जो भी रेलवे स्टेशन था उसको कनेक्ट किया। ठीक है, रेलवे स्टेशन को कनेक्ट किया जहां पर पोर्ट थे, ठीक है, जहां पर समुद्री तट जो है वो थे, और फिर वहां से समुद्रों के रास्ते जो है इंग्लैंड जो है मटेरियल ले जा रहे थे। तो रोड बनाई इन्होंने, ठीक है। फिर रेलवेज बनाए इन्होंने, ठीक है, रेलवेज बनाए इन्होंने। रेलवेज में देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज टू इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850। 1850 में भारत में रेल जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। सबसे पहले जो है, पढ़ा होगा शायद आपने, सबसे पहले रेल जो है वो मुंबई से थाने, थाने एक जगह है मुंबई में, ठीक है, कल्याण स्टेशन से आगे पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। तो मुंबई जो है उससे थाने, ठीक है, इस पूरे इसके बीच में जो है सबसे पहले ट्रेन जो है इंडिया में चली थी, ठीक है, जो 1850 में इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने किया है, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। द रेलवेज enabled people to undertake long distance, ठीक है, बट द कंस्ट्रक्शन लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस। मतलब देखो, ये चीजें की गई, नुकसान हुआ, लेकिन इंग्लैंड जो है वो कर रहा था, फायदा दिख रहा था उसको, उसको सिर्फ मतलब समझ अपना सेल्फिश पॉइंट जो है ना, एक मतलब वो अपने प्रॉफिट के लिए सब चीजें सोच रहा था, ठीक है। इससे बस ये है कि डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल करोगे, है ना, बाय रोड करो, पहले यही होता था, बाय रोड करने की कोशिश करेगा तो क्या आदमी पैदल जा रहा है, कितनी दूर तक जाएगा वो, है ना, या फिर बैलगाड़ी से जा रहा है, यही सुविधा हुआ करती थी, घोड़े से जाएगा। तो उन सभी के कंपैरिजन में ट्रेन जो है ज्यादा जल्दी पहुंचा रही थी, ठीक है, वो सब चीजें थी, ठीक है। लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा था, फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, रेल को इंट्रोड्यूस करने से फॉरेन ट्रेड जो है वो बढ़ रहा था इनका। तो यही जो है बड़े स्केल पे इन्हें फायदा दिख रहा था, है ना, जिसके लिए काम कर रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया देखो, है ना, रेल, रोड बनाए, फिर इन्होंने रेल बनाए, रोडवेज और रेलवेज ये दोनों बनाने के बाद ये इन्होंने एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इंप्रूव की, ठीक है, इंडिया में कर रहे हैं ब्रिटिशर्स ये सब चीजें। ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मेजर्स फॉर डेवलपिंग द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट इनलैंड, ठीक है, समुद्रों के मतलब रास्ते सब व्यापार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउएवर देयर डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, ठीक है, मतलब सब चीजें कर रहे हैं वो, लेकिन उसके पीछे सेल्फिश पॉइंट है बस, ठीक है, वो सब चीजें इंडिया से लेकर इंग्लैंड ले जाना चाह रहे हैं। पोर्ट्स डेवलप किए गए, ठीक है, किस लिए, टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, ठीक है, तो यहाँ से ले जाए और वहां से जो है फिनिश गुड्स जो है वो इंडिया लेकर आए। तो ये चीजें जो है इम्प्रूव की इन्होंने। तो इस तरह से पूरा काम चल रहा था, है ना, क्योंकि आप देखो बीच बीच में इंडिया से, है ना, इंडिया से इंग्लैंड तक जाना, ठीक है, पूरा बहुत कठिन हो जाता अगर ये रोड के माध्यम से, समझ रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ जमीन के माध्यम से जाते तो, है ना, बीच में और भी देश थे तो बहुत तमाम समस्याएं थी। इन्होंने क्या किया, ये सीधा गए ही कैसे, समुद्रों के इलाके से, ठीक है, उसके या हवाई जहाज के माध्यम से, ठीक है, ठीक है, समुद्री मार्ग या हवाई जहाज के माध्यम से, क्यों, समस्याएं खत्म कर ली इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, उस समय की जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी थी कम्युनिकेशन की उसको इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, ठीक है। देखो, ब्रिटिश रूल इन इंडिया डेवलप्ड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इन्होंने क्या किया, उस समय का जो सबसे मॉडर्न सिस्टम था कम्युनिकेशन का उसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, क्योंकि पूरा जो है जितने भी देश जो है ये लोग संभाल रहे थे ना, संभाल के रहे थे, जिन पे ये लोग शासन चला रहे थे, जिन पे ये लोग अपना कब्जा बनाए बैठे थे, उन सभी को कनेक्ट वहीं से किया जा रहा था, ठीक है। सारे किस तरह से चीजें होंगी, है ना, जो बड़े स्केल पे डिसीजन होते थे वो वहीं से लिए जाते थे, तो यहाँ तक पता कैसे पड़े। तो ये सब कम्युनिकेशन के सिस्टम जो है वो तैयार इसीलिए किए गए क्योंकि इंग्लैंड से जो भी डिसीजन होगा, ठीक है, जो भी नए प्लान बनेंगे वो यहाँ तक लोगों को बताए जाएं, जो इंग्लैंड के लोग यहाँ काम कर रहे थे, जिससे वो यहाँ की जो जनता है उसके साथ उसी तरह से ट्रीट करे, उसी तरह से उनसे बिजनेस करे, ये सब चीजें थी उनकी, ठीक है। तो पोस्ट और टेलीग्राफ, ठीक है, ये
पोस्ट और टेलीग्राफ, ये सबसे ज्यादा मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उस समय की, सबसे मॉडर्न सिस्टम था कम्युनिकेशन का, वो द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, उस समय, और मोस्ट पॉपुलर होने के साथ साथ 2 बार लेके आई है, ठीक है, एंड वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला भी यही था, ठीक है। और पूछा जाता है 1 नंबर में कि सबसे पहले स्टेम जो है, स्टेम समझते हैं आप, इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो 1852 में, और टेलीग्राफ लाइन जो है सबसे पहले ये इस तरह की होती थी बच्चे, ठीक है, हमने भी अपने जमाने में कभी नहीं देखी, बस सिर्फ पढ़ा है इसके बारे में और कुछ चित्रों में, है ना, मतलब इमेजेस में ही देखा है, खैर, है ना, मतलब समझ रहे हो गई 150-200 साल पुरानी बातें होंगी। तो टेलीग्राफ लाइन जो है वो स्टार्ट हुई थी 1853 में, ठीक है, तो ये बातें जो हमें याद रखनी है। इस तरह से ये सब चीजें जो है इंडिया में समय के साथ साथ बनती रही, ठीक है, समय के साथ साथ अंग्रेज जो है इन चीजों पर काम करते रहे, और सिर्फ किस लिए, पर्पस क्या था, ये रॉ मटेरियल को यहाँ से ले जाना और इंपोर्ट करना, जो बने हुए फिनिश गुड्स थे उन्हें इंडिया तक लेकर आना, ठीक है, ब्रिटेन से, ये पर्पस जो है उनका था। इसके बाद जो अब हमें पढ़ना है वो टॉपिक देखेंगे हम, ठीक है, कॉजेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। देखो, टू हैव इफेक्टिव चेक ऑन द वास्ट इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब कारण क्या थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों करना था, इसको पढ़ने के बाद हम पॉजिटिव पॉइंट क्या थे, ठीक है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या रहा ब्रिटिशर्स का इंडिया में, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के कारण क्या थे, मतलब पूरा जो इतना बड़ी टेरिटरी थी इंडिया की, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी जो है इतनी बड़ी इकोनॉमी, उस पूरे पर, समझ रहे हो, पूरे पर जो है उस पर ध्यान रखा जा सके, पूरी इकोनॉमी से लूटा जा सके, ठीक है, यही था और कुछ नहीं था। टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स बाय लिंकिंग, देखो साफ लिखा है, रेलवेज विथ मेजर इंडियन पोर्ट्स, समुद्री तट जिनकी बात कर रहे हैं, तो क्या था, ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे वो, है ना, हर छोटी छोटी जगह से थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करेंगे, जहां रेल स्टेशन है वहां से समुद्री तट और वहां से इंग्लैंड, ठीक है, ये इनका उद्देश्य था, तो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, ये कारण था। क्यों कर रहे थे, है ना, फालतू तो है नहीं वो, दिमाग तो खराब है नहीं, कुछ तो कुछ ऑब्जेक्टिव रहा होगा जिसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, मतलब ठीक है, ऐसा सीन है। नेक्स्ट क्या है, टू इन्वेस्ट ब्रिटिश फंड्स, ठीक है, अब ब्रिटिशर्स क्या है, पैसा लगा रहे हैं, कारण क्या है, साफ साफ मेक प्रॉफिट, टू मेक प्रॉफिट, फायदा, समझ रहे हो, 100 रुपए इन्वेस्ट करके वो 1000 कमाएंगे इंडिया से, फायदा ही है ना उनके लिए, तो ये एक मतलब सौदा उनका था। नेक्स्ट, रियल मोटिव टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज, मतलब भारत के लोगों को कुछ सुविधा दी, नहीं 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 भाई साहब, नहीं, वो इंडिया में पैसा लगा रहे हैं किस लिए, कि भारत के लोगों को फायदा हो इससे, यहाँ के लोगों की हालत सुधरे, यहाँ के लोगों की जरूरत पूरी हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्या था, टू द पीपल, ठीक है, एमिनिटीज टू द पीपल नहीं, बट टू सर्व वेरियस सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, साफ लिखा हुआ है कि यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड बना दिया, बढ़िया लोग घूमेंगे, है ना, ट्रेन बना दिया, तो अब क्या है, कहीं से कहीं भी घूमेंगे, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था, ठीक है, ब्रिटिशर सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, और जब तक वो यहाँ रहे, ठीक है, ब्रिटिशर्स, तब तक उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए, ठीक है, वो रोड रेलवेज सब, ठीक है, इस्तेमाल किए, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, ठीक है, साफ लिखा है, सेल्फिश इंटरेस्ट था गवर्नमेंट का ये सब चीजें करने का, ठीक है, होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट जो अब हम बात करने वाले हैं वो है हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल का क्या मतलब है, देखिए, ठीक है, कि अंग्रेजों का भारत आना, इसका फायदा जो है किस स्तर पे जो है हुआ, ठीक है, तो देखेंगे एक एक करके सारे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या है हमारा, देखो, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, भारत जो है अंग्रेजों के आने से इस चीज के फायदे में हुआ, मतलब आया कैसे, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भैया आप कैश क्रॉप्स भी प्रोड्यूस करो, इसका रिजल्ट क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन,
कमर्शलाइजेशन जो हुआ, ठीक है, कमर्शलाइजेशन जो हुआ मतलब ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है ना, तो उन्होंने कमर्शलाइजेशन किया एग्रीकल्चर का, जो ब्रिटिशर्स ने इनिशिएटिव लिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सेल्फ सफिशिएंसी, फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने में भारत जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गया, ठीक है। मतलब समझना मेरी बात, पहले 100 के 100 लोग फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। अब 80 लोग जो है फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी 20 जो है वो कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 80 लोग जो हैं वो इतना प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है, कि वो 100 के 100 लोगों की जरूरत जो है पूरी हो जाए, प्लस हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, ठीक है, इतना प्रोड्यूस कर रहे थे। भारत में अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोगों की जरूरत पूरी हो जाए, प्लस हम इतना प्रोड्यूस कर रहे थे कि हम एक्सपोर्ट भी करें, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का इंडिया आने का एक फायदा ये कि फूड ग्रेन्स जो है उसमें इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंसी में आ गया, मतलब आत्मनिर्भर बन गया एक तरह से। किसी दूसरे से हमें किसी भी तरह का अनाज जो है इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। कमर्शलाइजेशन हुआ, कमर्शलाइजेशन का फायदा क्या हुआ कि ऐसी चीजें, ऐसी फसलें जिनके बारे में हमें नहीं पता था वो हमें पता पड़ा, ठीक है। कम समय में प्रोड्यूस करके उनसे लाभ जो है, फायदा, प्रॉफिट कैसे कमाया जाए ये हमें समझ में आया। तो ब्रिटिशर्स जब गए तो ये सारे चीजें हमारे लिए फिर हमारे फायदा बन गई हमारे लिए, ठीक है। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अंग्रेज तो चले गए, क्या पटरी उखाड़ के ले जाएंगे क्या, जो यहाँ बना के गए? ट्रेन यहाँ से ले जाएंगे क्या, है ना? यहाँ पर जो रोड बना के गए वो कहीं ले जाएंगे क्या? पोर्ट जो है वो कहीं चले जाएंगे क्या? तट यही रहेगा, समुद्री तट, रोड यही रहेगी, पटरी यही रहेंगी, रेलवे यही रहेगा, कहाँ ले जाएंगे वो? कहीं नहीं। इंग्लैंड में कहाँ ले जाएंगे? कुछ नहीं, इंडिया में रहेगा वो। तो उनके जाने के बाद इन चीजों का फायदा हुआ। देखो, डेवलपमेंट ऑफ रोड रेल प्रोवाइडेड चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो समझ रहे हो, इंडिया का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेंज हो गया। जैसे ही वो गए अपने पास सब चीजें, अपन उसका इस्तेमाल करने शुरू। एंड ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। तो इसका फायदा क्या हुआ कि नई अपॉर्चुनिटीज मिली, नया काम मिला, मतलब नया ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज मिली, नया स्केल मिला, ठीक है, जहां पर हम अपॉर्चुनिटीज थी कि हम एक्सटेंड कर सकें। समझ रहे हो, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वहाँ, उसके थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं। धीरे धीरे करके हमने इम्प्रूवमेंट किया रेलवेज में, है ना। आज के टाइम में देखो आप, इंडिया का रेलवेज दुनिया में कितना बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा रेलवे सिस्टम है, ठीक है। और मतलब समझते हो, भारत देश इतना बड़ा देश है, ठीक है, इतनी ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया की टोटल जनसंख्या 2 से 3 करोड़, ठीक है। हमारे यहाँ ट्रेन में पर डे की बात कर रहा हूँ, कोरोना के टाइम के बाद नॉर्मल दिनों की बात कर रहा हूँ, 2 से 3 करोड़ लोग ट्रेनों में सफर करते थे डेली। मतलब समझ रहे हो, जितना एक ऑस्ट्रेलिया ना उतना हमारे ट्रेनों में घूमता है दिन भर, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो कि कितना बड़ा जो है इंडिया का रेलवे सिस्टम है, ठीक है, दुनिया में अपने आप में बहुत बड़ा है वो, ठीक है। तो वो सब चीजें धीरे धीरे करके हमने इम्प्रूव की, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ रोड थी, रेलवे था, ट्रेनें थी, ठीक है, पटरियां थी। हम धीरे 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 करके सोचते गए उन चीजों पे और विचार करते गए, इम्प्रूव करते गए, और आज कहाँ हैं हम, वो सब चीजें आप समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, चेक ऑन फेमिनीज। देखो, कोई भी आपदा जब भारत में आती थी, रोड रेलवेज का और क्या फायदा हुआ, एग्जाम्पल समझना, ठीक है। जैसे मान लो एमपी में हो आप, ठीक है, एमपी में हो, है ना, यहाँ पर पूरा स्टोर कर रखा है आपने, जो फूड ग्रेन्स है, सब चीजें बहुत अच्छे स्केल पे यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, अपने फूड स्टोर करके रखे हुए हैं, ठीक है। ये मान लो आंध्र प्रदेश है। तो अब क्या हुआ, कोई भी आपातकालीन स्थिति हुई, ठीक है, मतलब कुछ भी आपदा आई, आंधी तूफान बाढ़, कुछ भी बड़े स्केल पर ऐसा कुछ हुआ, सूखा पड़ गया, नुकसान हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वहां लोगों को समस्या होगी, तो हम तुरंत ट्रेनों के और रोड के माध्यम से जो है यहाँ से अनाज, है ना, फूड ग्रेन, सब चीजें यहाँ से फैसिलिटीज उन तक पहुंचा पा रहे थे। तो रोड और रेलवेज का फायदा क्या हुआ कि कुछ भी मतलब समझ रहे हो, दुर्घटना की स्थिति में हम उन रोड और रेलवेज के मदद से हमारे लोगों की जो है, मतलब समझ रहे हो, हेल्प कर पा रहे थे। रोड और रेलवेज जो है वर्कड एज अ ग्रेट check on the occurrence and impact of famines as food supplies, ठीक है, हम फूड सप्लाई कर पा रहे थे, could be transported to the affected area in case of drought, मतलब समझ, सूखा पड़ना, बहुत सारी की समस्या होती है, कि कुछ भी अगर समस्या हो रही तो हम अपने लोगों तक पहुंच पा रहे थे, जल्द से जल्द सुविधा पहुंचा पा रहे थे। तो ये एक मतलब फायदा हुआ, ठीक है। इस पे मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पे
पॉइंट पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, तो ध्यान से समझो, ठीक है। और इस पे भी एक बहुत अच्छी बात बन सकती है, समझो। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, जब यहाँ पर अंग्रेज आए उससे पहले क्या था, राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है। अंग्रेज जब आए तब तक, मतलब 1800, ठीक है, 18वीं और 19वीं सदी की बात करें तो अंग्रेज जो है आने से पहले राजा हुआ करते थे। राजा जो है उनका मॉनेटरी सिस्टम क्या था आपको पता है, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है, मनी एंड बैंकिंग वाला यूनिट जो है। मॉनेटरी सिस्टम क्या था राजाओं के समय पे, वो अशर्फियाँ, कॉइन, मेटेलिक, ठीक है, जो मनी है वो उस समय चला करता था। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का जो हमने देखा कि भैया वो तो कागज का रुपए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रभावित करने वाली चीज थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम वहां से जब धीरे धीरे राजा महाराजा हटने लगे, अंग्रेजों के जाने के बाद गवर्नमेंट आने लगी, ठीक है, सिस्टम वहीं से बना ना गवर्नमेंट के आने का। तो इस तरह से फिर जो हमारा सिस्टम था कि बार्टर सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम है, उन दोनों से हट के धीरे धीरे हमने क्या कर लिया कि हम पेपर मनी की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। वो लोग यहाँ इस्तेमाल करते थे, वो सब सिस्टम जब हमने देखा, वो एक बना बना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ छोड़ कर गए, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स में ये बातें हो रही हैं। देखो, British rule helped Indian economy to shift from barter system of exchange और metallic से, ठीक है, monetary system of exchange, ठीक है, barter system और metallic system जो था मनी का, उससे हम पेपर मनी की तरफ धीरे धीरे करके बढ़े, ठीक है। ये एक जो है फायदा देखने को मिला। दूसरा, जैसे कोड, अपने पहले कोड क्या होता था, राजाओं की सभा लगती थी, गलत सही क्या है राजा फैसला कर देता, खत्म हो जाता था, ठीक है। एक प्रॉपर गवर्नमेंट जो है, कानून है, ठीक है, संविधान है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ काम करती थी तो प्रॉपर लॉ था उनका, ठीक है, कानून था उनका, संविधान था, सब चीजों के साथ, है ना, एक लॉ था, मतलब समझ रहे, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से काम होता था। जब वो यहाँ पर आए तो हमने वो चीजें देखा देखी, जब सीखी समझी, ठीक है। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देख देख के फिर हमने अपना डेवलप किया, ठीक है, अपना संविधान बनाया, अपना कानून बनाया, तो ये चीजें हमने उनसे सीखी। effective administration system, the British government has an effective administration system which helped India to stand, मतलब आज के समय में हालांकि बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत अभी भी है उसमें, ये चीजें अपने आप में बहुत सही हैं, लेकिन इंडिया जो है वो काफी, जब क्योंकि अंग्रेज रहे नहीं, वो सिस्टम नहीं रहा, तो फिर इंडिया में गलत सही के खिलाफ कैसे चीजें की जाए, तो कानून व्यवस्था बनी पूरी, तो वो सब चीजें हमने वहां से जो है अंग्रेजों के माध्यम से देखी, समझी, सीखी। तो इस तरह से इंडिया जो है वो धीरे धीरे करके अपने पैरों पर खड़ा हुआ। आप समझिए कि पूरा चैप्टर हम यहाँ पर खत्म कर चुके हैं, ठीक है, लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हमने। फिर भी हम जो है नेक्स्ट क्लास में गो थ्रू करेंगे सारी टॉपिक्स जो हैं, उनमें कुछ कहीं पॉइंट रह गया होगा, जैसे हमने देख लिया, सारे टॉपिक रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्लास जब हम देखेंगे तो उसमें कोई पॉइंट कहीं रह गया होगा, तो उसको हम एक बार देख लेंगे। प्लस इन सब चीज़ों को पढ़ने का कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, कुछ मतलब सिर्फ पढ़ के छोड़ना है क्या, नहीं, इनका एक कंक्लूजन तैयार करेंगे अपन, समझ रहे, एक कंक्लूजन बनाएंगे कि इंडिया की हालत में क्या सुधार आया, क्या फायदा हुआ, क्या वैसे ही रहे हम, क्या और बदतर स्थिति होती गई, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वहां पर चैप्टर को हम जो है समराइज करेंगे, फिर एंड करेंगे। उसके साथ ही है ना, नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर से, तो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या आएगा कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं बता सकता आपको वो चीज, है ना, मतलब जो पेपर बना के आएगा वो भी नहीं बता सकता आपको एग्जाम में क्या आएगा। वो तो जिस दिन आपके हाथ में पेपर है वो तभी बता आपको। उसके लिए करना क्या, आप पूरा सिलेबस आना चाहिए बस, है ना, पूरा सिलेबस कर लोगे, फिर सवाल कहीं से भी आए, अगर आपको पूरा सिलेबस आता है तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। बहुत अच्छे से सिलेबस को हमें जो है प्रिपेयर करना होता है किसी भी एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो, है ना। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक करते हैं आज के लिए, ठीक है, इसको पूरा रिवाइज करो, बाकी कंक्लूजन के साथ साथ क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।